डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। जो कि क्लास 12 का सॉलिड स्टेट ये जो चैप्टर है, सॉलिड स्टेट जो ये चैप्टर है ये NCERT बेस्ड है, जो कि CBSE बोर्ड एंड ICSE बोर्ड में ये काम करेगा। आपके सिलेबस में ये NCERT की बुक होती है, उसमें ये आपको चैप्टर्स सॉलिड स्टेट मिल जाएगा। सॉलिड स्टेट को अगर हम डिफाइन करें, सॉलिड स्टेट की जो डेफिनेशंस है कि सॉलिड स्टेट को हम कैसे पहचानें, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इन द सॉलिड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन are held together by strong attractive forces as covalent, ionic and van der Waals forces. The particles are held together rigidly and so closely packed that they do not have translatory motion. So solid are rigid and have definite shape and volume. अगर आप इसको देखें तो द सॉलिड स्टेट जो होता है हमारा, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन के रूप में देखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम हो। किसी में एटम्स होते हैं, किसी में मॉलिक्यूल होते हैं एंड किसी में आयन्स फॉर्म में पाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस से बाइंड होते हैं। अगर आप इनके जो मॉलिक्यूल हैं या एटम्स हैं या आयन हैं सॉलिड स्टेट के, वो आपके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस से बाइंड होते हैं। वो जो आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है वो आपका कोवालेंट बॉन्ड भी हो सकता है, वो आपका आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है, वो आपका वैन डर वाल्स फोर्सेस भी हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है सॉलिड स्टेट के, उसको बांधे रखता है, यानी उसको बाइंड करके रखता है। आगे आप लोग देखेंगे कि द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर रिजिडली एंड सो क्लोज पैक्ड। मतलब कोवालेंट बॉन्ड्स जो इनको बांधने का काम करता है एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन को, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स, आयन्स और मॉलिक्यूल, आयन और एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत नियरली अटैच्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ में। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप देखोगे तो इसमें ये है दे डू नॉट हैव ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशंस का मतलब है कि जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो अपने जहाँ पे वो स्थित है, जहाँ पे वो सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में ही रहेंगे। वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, वो किसी तरह का मोशन नहीं करते हैं, वो किसी तरह का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करते हैं, यानी वो स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। और पार्टिकल्स ट्रांसलेटरी मोशन न करने के कारण ये जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं एंड मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं और हैव डेफिनेटली शेप एंड वॉल्यूम। यानी इसकी जो शेप होती है, इसका जो आकार होता है, इस आकार में ये रहते हैं, वो उसी आकार में रहते हैं। मतलब उनका जो शेप है, उनका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं सॉलिड्स हैं डेफिनेटली वॉल्यूम एंड शेप। इसका जो वॉल्यूम और शेप होती है सॉलिड की, वो आपकी डेफिनेटिव होती है, यानी वो आपकी निश्चित होती है हिंदी में कहें तो। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, वो कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इनको देखें, दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए सॉलिड। These are constituent particles in solid. These particles are called atoms, ions and molecule. अगर आप इनको देखें तो ये आपके आयन भी हो सकते हैं,
ये आपके मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अगर ये आयन नहीं होंगे तो ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल नहीं है तो हो सकता है कि वो एटम्स हो, एटम्स हो, यानी इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। आयन्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, और इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। वो कोवालेंट बॉन्ड के रूप में हो सकता है, तो आयोनिक फॉर्म में हो सकता है, वो वान डेर वाल्स फॉर्म में भी हो सकता है। आप इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, आप इनके जो एग्जाम्पल्स देखेंगे सॉलिड स्टेट के, वो यहाँ दिए गए हैं। आइस है, सोडियम क्लोराइड होता है, इसको हम मतलब जर्नल साल्ट के नाम से जानते हैं, ये स्टोन है, और ये डायमंड होता है, और ये ग्रेफाइट होता है। आपने देखा होगा ग्रेफाइट फाउंड इन पेंसिल्स, की पेंसिल्स में आपको मिल जाएगा ग्रेफाइट, जो कि एक सॉलिड स्टेट है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, एक सॉलिड है। डायमंड, इसको हम लोग हीरा कहते हैं, ये स्टोन है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये आइस होता है। इस ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, इतना आप लोग पहले उतारेंगे और उसके बाद में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स ऑफ बेसिस, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम इसका अरेंजमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो सॉलिड्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, यानी ये अरेंजमेंट के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर ये टू टाइप के होते हैं। इसका नंबर 1 होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, और नंबर 2 इसका होता है एमॉर्फस सॉलिड। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नंबर 2 एमॉर्फस सॉलिड। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। मुख्य पॉइंट ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज होते हैं, और वो भी एक लार्ज डिस्टेंस में, मतलब एक लंबी दूरी तक ये इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो लंबी दूरी तक एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज होते हैं। इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड के इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क, यानी 3 डायमेंशनल नेटवर्क, यानी 3D स्ट्रक्चर्स में। ये जो 3D स्ट्रक्चर्स होती है जिसमें हम उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और एंड उसकी हाइट भी नाप सकते हैं। तीनों चीज़ें जिसमें होती हैं, तीनों विमाएँ जिसमें होती हैं, उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क, यानी 3D स्ट्रक्चर। तो वो जब इसकी बनती है पार्टिकल्स के ऑर्डरली मैनर्स में अरेंज होने से, जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज होते हैं, तब उसकी 3 डायमेंशनल यानी 3D स्ट्रक्चर्स बनती है। उसको ही हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कि NaCl इसका एग्जाम्पल है, KCl इसका उदाहरण है, शुगर हो जाएगा, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह ऑर्डरली अरेंज होते हैं। जैसे अगर आप देखो तो ये हम इसका अरेंजमेंट करते हैं, यहाँ पे इनके जो पार्टिकल्स है उनका ये अरेंजमेंट होता है, इसको हम ऑर्डरली मैनर्स कहते हैं, इसको हम ऑर्डरली मैनर्स कहते हैं। ये आप देखेंगे ये ऑर्डरली मैनर्स में अरेंज है, और एक लंबी दूरी तक इसी तरह वो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता रहता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ऑर्डरली मैनर एक्सटेंडिंग ओवर ए लार्ज डिस्टेंस, यानी एक लंबी दूरी तक एक लार्ज डिस्टेंस में इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। आप इधर देखोगे, इधर भी और इधर भी, ये सभी लाइंस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। अगर आप वही नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, उसका अरेंजमेंट भी हम आपको अभी समझाएंगे। एमॉर्फस सॉलिड्स इसका दूसरा टाइप है जिसको हम हिंदी में अक्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स हैव नो ऑर्डरली मैनर, एमॉर्फस सॉलिड्स हैव नो ऑर्डरली मैनर अरेंजमेंट, यानी जो आपके एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें ऑर्डरली मैनर अरेंजमेंट नहीं होता, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑर्डरली मैनर्स में अरेंजमेंट नहीं होता। दे डू नॉट हैव डेफिनिटली ज्योमेट्री फॉर्म, इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कोई डेफिनिटी नहीं होती, कोई निश्चित नहीं होती।
आगे हम देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स आर कंसीडर एज सुपरकूल्ड लिक्विड, यानी जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनको हम सुपरकूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ये पॉइंट्स आप विशेष रूप से नोट करेंगे, इसको विशेष रूप से हाईलाइट करेंगे। इसका मतलब सुपरकूल्ड लिक्विड यानी इनके पार्टिकल्स की जो व्यवस्था होती है एमॉर्फस सॉलिड की, वो लाइक देन लिक्विड की तरह होती है, लाइक देन लिक्विड की तरह होती है। यानी एमॉर्फस सॉलिड्स कांस्टेंट पार्टिकल अरेंज लाइक लिक्विड, सो दिस कॉल्ड इज सुपरकूल्ड लिक्विड, इसीलिए हम इनको सुपरकूल्ड लिक्विड कहते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड का अरेंजमेंट किस तरह का होता है। मैंने अभी यहाँ हमने ये जो पढ़ा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट था, जो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से था, एक ऑर्डरली मैनर में था। लेकिन अगर आप एमॉर्फस का देखोगे तो इसका कोई भी एक रीजन या एक ऑर्डरली मैनर नहीं होता, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, उनका कोई एक निश्चित अरेंजमेंट नहीं है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स, यानी हम कहेंगे कि हम नो ऑर्डरली मैनर अरेंजमेंट, ये ऑर्डरली मैनर अरेंजमेंट नहीं है। अभी इसके अगर आप एग्जाम्पल्स देखें तो आप देखेंगे ग्लास, जो कि हम सभी जानते हैं जो ग्लास होता है हमारा, वो ग्लास जिसको हम कांच कहते हैं, वो हमारा एक एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल्स है। रबर को आप देख लें, रेजिन को आप देख लें, प्लास्टिक को आप देख लें, तो ये प्लास्टिक, रेजिन, रबर, ग्लास, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके एमॉर्फस सॉलिड के। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो सुपरकूल्ड लिक्विड होता है, इसका मतलब है कि बहने का गुण होता है उनमें, एमॉर्फस सॉलिड्स में बहने का गुण होता है, और ये स्पेशली जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारी ग्लास में पाई जाती है। ग्लास में अगर आप देखें तो जो ये पता लगा है कि जो ओल्ड बिल्डिंग की, जिनकी एज लगभग 150 ईयर्स के करीब रही होगी, उनकी बिल्डिंग्स में जो विंडोज़ थी, उनकी जो ग्लास लगे हुए थे विंडोज़ पर, उनके ऊपरी जो हिस्से थे वो पतले थे और जो निचले हिस्से थे वो मोटे हो गए थे। इससे साइंटिस्टों ने पता लगाया कि इसका मतलब ये है कि ग्लास में फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, जैसे कि लिक्विड फ्लो करता है, लाइक देन उसी तरह से ग्लास फ्लो करता है, धीरे धीरे फ्लो करता है, स्लोली फ्लो करता है ग्लास, इसीलिए उस ग्लास को बोलते हैं हम सुपरकूल्ड लिक्विड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी गुड। और आज हमने यहाँ पर सॉलिड्स के जो टाइप थे, सॉलिड्स के जो टाइप्स थे, क्लासिफाइड हमने किया था ऑन बेसिस अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड को। उसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी थी क्रिस्टलाइन सॉलिड की सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड शुगर थे। और हमने जो एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल पढ़े थे वो हमारा ग्लास, रबर, रेजिन एंड प्लास्टिक था। प्लास्टिक में आप PVC, टेफ्लॉन, है ना, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, स्टाइरीन वगैरह बहुत सारी प्लास्टिक्स होती है, वो सभी एमॉर्फस सॉलिड्स के अंडर आती है। आई होप आप सही समझ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, और इस वीडियोज़ को आज यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियोज़ का फ़ायदा मिल सके। हम चाहते हैं इस NCERT क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा और आपको रोज़ एक वीडियोज़ उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद।